हम्म, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। कुछ बच्चों ने विशेष रूप से एक डिमांड रखी थी कि कुछ फील्ड में रिफ्लेक्शंस थी। इन स्कूल एजुकेशन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फील्ड एंड स्ट्रेटजीज फॉर चेंज, द लोक जुम्बिस एक्सपीरियंस, एजुकेशन फॉर जेंडर इक्विटी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लोक जुम्बिस है क्या। ए पीपल्स मूवमेंट, एक जन आंदोलन था ये, जिसमें जन सहयोग से जो विशेष तौर पर इसकी जो उपलब्धि रही राजस्थान के अंदर, वो ये रही कि बालिकाओं का जो एनरोलमेंट था वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा, जैसा आज तक कभी देखने को नहीं मिला। अबाउट प्रोग्राम में हम पढ़ेंगे कि ये कार्यक्रम था क्या। लोक जुम्बिस इज ए प्रोजेक्ट फॉर यूपीई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, और राजस्थान के अंदर था, जिसको अप्रूव किया गया मई 1992 में। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लोक, एक जुम्बिस। लोक जो है वो हिंदी और संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब है लोग, जन, पीपल। जुम्बिस जो है वो उर्दू और पर्शियन वर्ड है, जिसका मतलब है मूवमेंट, आंदोलन। तो इसको सामान्य शब्दों में हम जन आंदोलन कह सकते हैं। ये एक जन आंदोलन था। और दो शब्द ही क्यों लिए गए? क्योंकि जिन इलाकों में इसको लागू किया गया था, वहां पर जो मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी वो ज्यादा थी। तो इसके अंदर दोनों पहलुओं को देखते हुए ये किया गया कि सभी धर्म के लोग जो हैं वो इससे जुड़ सके। नाम में ही ये चीज डाली गई, जुम्बिस। इसको जन आंदोलन कहा गया ताकि लोगों को इससे जोड़ा जा सके। The goal of Lok Jumbis is for all children to complete at least 5 years of education and to improve quality. इसका जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य लक्ष्य था, वो ये था कि बच्चे अपनी 5 साल की जो शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, वो गुणवत्ता के साथ पूरी करें। वो शिक्षा पूरी तो करे, उसके साथ साथ क्या हो, इम्प्रूव क्वालिटी, गुणवत्ता में सुधार लाना। क्योंकि उससे पहले ना तो सारे बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर पाते थे, और जो पूरी करते थे उसमें उनमें गुणवत्ता का अभाव देखने को मिलता था। इसमें इक्विटी का कंसिडरेशन भी डाला गया। इक्विटी, समानता, समता, सॉरी। इक्विटी किस किस के बीच में? बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों में। बिटवीन सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज सेक्शन एंड रेस्ट ऑफ सोसाइटी, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग थे, उनके लिए समता की बात कही गई। एंड बिटवीन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड अदर्स, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, जो बालक जिनको हम कहते हैं अक्षम बच्चे हैं, और सामान्य बच्चों में एक समानता और समता लाने की इसमें बात कही गई। One of the objective is to initiate measures for mobilizing the masses, particularly women. इसका एक उद्देश्य ये भी था कि जनता को मोबिलाइज किया जाए। मोबिलाइज मींस उसको गतिशील किया जाए। किस प्रक्रिया में? शिक्षा की प्रक्रिया। और विशेष तौर पर किसको? महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं जो हैं उनकी भागीदारी बहुत ही नकारात्मक थी इस कार्यक्रम के लागू होने से पहले। लोक जुम्बिस पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, 1992 में राजस्थान सरकार ने स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की सहायता से इसको लागू किया। फंडिंग एजेंसी कौन सी थी? सीडा, स्वीडन की थी। उन्होंने इसको फंडिंग दी। कुछ फंडिंग जो थी वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की थी। इससे मिलकर ये कार्यक्रम 1992 में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। चाहे वो औपचारिक तरीके से हो, चाहे वो अनौपचारिक तरीके से हो, सबसे ज्यादा बल जो इसमें दिया गया गर्ल्स एजुकेशन और उनके विकास के ऊपर, बालिकाओं की शिक्षा और उनके विकास की बात कही गई। Post literacy and continuing education with immediate goals to establish of the management system and initiation of activities for people's mobilization. Continuing education के लिए प्रयास किया गया, पोस्ट लिटरेसी के लिए बात कही गई।
कुछ लोग जो साक्षर हो चुके हैं उनको शिक्षा से फिर जोड़ा जाए और एक ऐसा प्रबंध तंत्र बनाया गया शिक्षा के लिए ताकि लोगों की गतिशीलता, लोगों की भागीदारी, लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके शिक्षा व्यवस्था के अंदर। इसके उद्देश्य क्या थे उन पर बात करते हैं। पहला था शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लेकर आना, क्योंकि जो शिक्षा दी जा रही थी वो गुणवत्ता परक नहीं थी, वो संतुष्टिजनक नहीं थी। बच्चे जो विद्यालय से निकल रहे थे पढ़कर, वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से, जिसे हम कहें कि उनकी जो ज्ञानार्जन की जो दशा थी वो ज़्यादा बेहतर नहीं थी। दूसरा, एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स, बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाना। बालिकाओं का नामांकन आप देखेंगे आगे जब मैं परसेंटेज पे बात करूंगा कि कुछ इलाकों में 10-11% से लेकर 60% हो गया जब ये कार्यक्रम लागू हुआ उसके बाद। तो ये जो एनरोलमेंट था कि 100 में से 10 या 12 लड़कियां एनरोल हो रही हैं, उसकी संख्या बढ़ाना इसका उद्देश्य था। एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी चिल्ड्रन, अल्पसंख्यक जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की बात थी, वो भी इसका एक उद्देश्य था। और कम से कम खर्च पर बच्चों को हॉस्टल उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य था। एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा और विकास, इसका उद्देश्य था। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जिसके अंदर कल्चरल और दूसरे एस्पेक्ट जो कास्ट है, रिलीजन है, ये बहुत ज़्यादा मतलब गहराई में उतरे हुए हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें डिसेबिलिटीज़ अब भी काफ़ी देखने को मिलती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं जो मेरी वाइफ़ है उनके साथ जब जाता हूँ उनके कई बार वर्किंग पे, वो महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत है, तो मैं देखता हूँ स्कूलों में आंगनबाड़ी है और वहाँ पर बच्चों को आइज़ की या दूसरी तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं वो देखने को ज़्यादा मिलती है, तुलनात्मक अगर मैं हरियाणा की तुलना करूँ तो उसके। अगला है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना। औपचारिक शिक्षा नहीं ले सकते तो आप अनौपचारिक शिक्षा डिस्टेंस मोड से या दूसरे जो और कंटिन्यूइंग एजुकेशन के तरीके हैं उनसे उनको पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। इसमें मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो डिसाइड किया गया कि बच्चा जो है वो कम से कम सीख कर कम से कम क्या सीख कर निकलेगा, हर कक्षा के लिए निर्धारित कर दिया। पहली कक्षा बच्चा पास करता है तो वो उसका अधिगम का स्तर क्या रहेगा, हिंदी के अंदर क्या सीखेगा, गणित के अंदर क्या सीखेगा, लिखने में क्या आएगा, बोलने में क्या आएगा, पढ़ने में क्या आएगा, कितना शब्द भंडार होगा। तो ये वाले जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है वो डिसाइड कर दिए। स्कूल के भवन का विकास करना भी इसका एक उद्देश्य था, परंतु उसमें उन्होंने स्थानीय भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कही कि स्थानीय लोगों से सहायता लेकर हम जो विद्यालय के भवन है उसकी गुणवत्ता में सुधार लेकर आए। तो ये कुछ इसके उद्देश्य थे। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो व्यू रचनाएं थी, स्ट्रेटजीज थी, वो क्या क्या अपनाई गई। ये थी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान अपनाई जाने वाली जो विधियां थी, प्रविधियां थी, व्यू रचनाएं थी। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा था। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण कर दिया गया। जितने कार्यक्रम अब लागू हो रहे हैं या पहले लागू हुए, सर्व शिक्षा अभियान में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला डिसेंट्रलाइजेशन वाला। डिसेंट्रलाइजेशन है कि आप फैसला लेने की प्रक्रिया के अंदर हर स्तर को कुछ हद तक स्वतंत्रता दे दें। सारे के सारे फैसले ऊपर से निर्धारित होकर लागू नहीं होने चाहिए। मैं मेरे गांव में अपने स्थानीय इलाके के अंदर अपनी समस्याओं को कैसे डील करना है वो मैं जानता हूं, तो उसमें किस तरह से फैसला लेना है उसके लिए कुछ आजादी मेरे को होनी चाहिए। अगर वो आजादी दी जाती है तो डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है, एक केंद्र पर चीजें फोकस नहीं है। और ये इसका बहुत फायदा मिला इस कार्यक्रम में, आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। अगला है अध्यापकों के स्तर में सुधार करना, इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर स्टेटस। अध्यापक जो हैं वो मतलब उनका जो स्तर था वो ज्यादा अच्छा नहीं था अध्ययन अध्यापन में, जीवन स्तर की अगर बात करें, और उनका अपने जो प्रोफेशन है, अपना जो पैसा है, उसके प्रति उनकी सोच कैसी है, उनको बदलने की बात। नेक्स्ट था इंसिस्टेंस ऑन क्वालिटी एजुकेशन इन ऑल प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज। इस लोक जुम्बिस अभियान के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम और गतिविधियां होनी थी उसके अंदर गुणवत्ता लाने की बात कही गई। आग्रह होता है इंसिस्टेंस,
कि ऐसा कम से कम ऐसा ना हो कि एक औपचारिकता पूरी कर दी जाए। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी गतिविधि हो, उसके अंदर गुणवत्ता झलकनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, ताकि लोगों को, बच्चों को, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उनको ये लगे कि नहीं कुछ होने वाला है या कुछ हो रहा है। अगला है इनबिल्ट रिव्यू एंड इवैल्यूएशन। कार्यक्रम के अंदर ही मूल्यांकन करने का और रिव्यू करने की जो प्रक्रिया थी, उसको इसके अंदर डाल दिया गया कि कब-कब हमने किस तरीके से इसको जांचना है, इसका निरीक्षण करना है, इसका आकलन करना है। रिव्यू होता है निरीक्षण और इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन, कब-कब किस तरीके से होगा। अगला है मैनेजमेंट इन मिशन मोड। मिशन होता है जुनून के साथ। तो इसमें जो प्रबंध तंत्र था, उसको मिशन मोड कहा गया कि जैसे मिशन लेके चलना है कि ये तो करके ही आना है। जुनून था और उस जुनून ने बहुत हद तक अपना जो प्रभाव है वो छोड़ा और ये कार्यक्रम भारतीय इतिहास में आज तक बालिकाओं के एनरोलमेंट को बढ़ाने में नंबर 1 पर आता है। तो ये जो मिशन मोड था प्रबंध तंत्र का, इसको इन्होंने एक स्ट्रैटेजी के रूप में लिया, क्योंकि जो भी लीडर थे, जो कार्यक्रम को लॉन्च करने वाले थे, जो कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे थे अलग-अलग स्तरों पर, उनके जो ऊर्जा का स्तर था वो बहुत जबरदस्त था और उसने सबको प्रभावित किया। अगला था फोस्टरिंग ऑफ इनोवेशंस। ऐसा नहीं कि कार्यक्रम जैसा बन के आ गया वैसा ही लागू कर दो। जो नई खोज थी, इनोवेशंस थी, कुछ नया सोचने की जो योग्यताएं थी, इसको बढ़ावा देना भी इसकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन, इसको लागू कैसे कैसे किया गया। 2 फेजेज में किया गया। पहला फेज था 1992 से 95, पायलट फेज था, जांचने के लिए कि हम कैसा कर पाएंगे, ठीक से हो पाएगा कि नहीं। थोड़े मतलब छोटे स्तर पर लागू किया गया, कुछ ब्लॉक चुने गए, कुछ इलाके चुने गए, कुछ जिले चुने गए। और सेकंड फेज जो था, दूसरी जो फेज थी इसकी 1995 से 98, इसमें इस कार्यक्रम की जो कवरेज थी, इसका जो विस्तार था वो बढ़ा दिया गया और लगभग 12 मिलियन लोगों को इसके अंदर कवर किया गया। इसको ब्लॉक्स में, ब्लॉक लेवल पर लॉन्च किया गया, ब्लॉक, और उन सभी ब्लॉक्स में किया गया जिन ब्लॉक की जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक थी। और उन ब्लॉक्स को क्लस्टर में बांटा गया। क्लस्टर के नीचे गांव होते थे, लगभग 20 से 25 गांवों को एक क्लस्टर बना दिया गया और पूरे ब्लॉक को इस तरीके से बांट दिया गया। और उन ब्लॉक को और क्लस्टर को, प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की जो जिम्मेदारी थी, वो जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, एनजीओ होते हैं, उनको दे दी गई कि आपने इनको देखना है। तो मेन जो मुख्य इसका प्रक्रिया थी, वो दूसरी फेज में देखने को मिलती है 1995 से 98 के बीच में। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी, गुणवत्ता सुधार के लिए इसमें क्या क्या बिंदु दिए गए, क्या क्या देखने को मिला। पहला था इंप्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो विद्यालय का भवन था, विद्यालय के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीजें चाहिए, उसमें सुधार करने की बात इसके अंदर कही गई और सुधार हुआ भी। अगला है प्रोविजन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंक्लूडिंग ए स्कूल लाइब्रेरी। इसके अंदर विद्यालय में पुस्तकालय खोलने की बात कही गई और उसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए जो अध्ययन अध्यापन के लिए सामग्री चाहिए, टीचिंग एड हो सकती हैं, और विद्यालय के अंदर जो दूसरी चीजें इसके लिए चाहिए, उनकी बात जो है वो इस कार्यक्रम में कही गई। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के अंदर भी बदलाव लाने की जो मुहिम थी, वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाई गई और उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाने की बात कही। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब क्या है कि बच्चा जब उस पाठ्यक्रम को पढ़कर निकले तो उसमें कुछ कुशलताएं, कुछ योग्यताएं जो हैं वो विकसित हो जानी चाहिए। अन्यथा हमारी शिक्षा व्यवस्था में हम अंक ले लेते हैं, हमारी जो अंक तालिका है उसमें हमारे अंक हो सकते हैं 80, 85, 90, 95% हों, परंतु जब किसी उसमें से गतिविधि करने की बात आती है, उसको करके दिखाने की बात आती है, तब हम थोड़ा सा अपने आप को पीछे हटा हुआ मानते हैं, वो कॉम्पिटेंसी हमारे अंदर नहीं आ पाती। तो इसके अंदर इस पे भी बल दिया गया कि कुशलता और योग्यता आधारित जो पाठ्यक्रम में बदलाव है वो किए जाए। नए पाठ्यक्रम के आधार पर पुस्तकें तैयार करने की बात कही गई और वार्षिक रूप से एनुअली 10-डे टीचर ट्रेनिंग, साल में 10 दिन, एंड मंथली 2-डे मीटिंग, और हर महीने 2 दिन जो मीटिंग है वो अनिवार्य कर दी गई हर अध्यापक के लिए। साल में
10 दिन तो वो ट्रेनिंग लेंगे कि नई टेक्निक सीखनी कैसी है, इस कार्यक्रम को लॉन्च कैसे करना है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे ठीक करना है। और 2 दिन की मीटिंग होती, उन मीटिंग के बेस पर एनुअल जो ट्रेनिंग होती थी उसका पूरे का पूरा मॉड्यूल जो है वो तैयार किया जाता था। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन लर्नर इवेल्युएशन टेक्निक्स। जो बालक है, जो सीख रहा है, कक्षा में बैठा है, विद्यालय में आता है, उसका मूल्यांकन कैसे करना है, उसको जांचना कैसे, पेपर लेना है, ऑरल टेस्ट लेना है, ऑब्जर्वेशन से करना है, करवा कर देखना है, क्या तरीका होगा जिसके द्वारा हम ये कर पाए, उसमें भी बदलाव लेकर आने की बात इसके अंदर कही गई और उसका प्रभाव देखने को मिला। अगला था इंप्रूवमेंट इन स्कूल सुपरविजन। विद्यालय के सुपरविजन में, पर्यवेक्षण में, जांच में भी सुधार लेकर आया गया। अब बात आती है जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे थे, जेंडर इक्विटी की। कुछ प्रिंसिपल थे लॉक जुम्बिस में जिनको इसके अंदर 7 लिया गया। वो कौन कौन से थे? पहला, इस सिद्धांत पर काम किया गया कि जो असमानता की जड़ें थी, लड़के और लड़कियों को विद्यालय में क्यों नहीं भेजा जाता या समान रूप से क्यों नहीं भेजा जाता, उनको समझने की बात इसके अंदर कही गई कि सबसे पहले वो जांचा जाए कि बच्चे विद्यालय तक समान रूप से क्यों नहीं आ रहे, लड़के ज्यादा आ रही हैं, लड़कियां कम क्यों आ रही हैं। If the girls are not receiving education, it's mainly because of the way family and community perceive their role. और इसमें क्या निकल कर आया कि अगर लड़कियां लड़कों के बराबर विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर रही हैं तो उनकी भूमिकाएं जो हैं, परिवार क्या सोचता है और समुदाय या समाज क्या सोचता है, वो मेन इसका कारण रहा, मुख्य कारण रहा। ये फाइंडिंग निकल कर आई कि उसको बदलने की आवश्यकता है। जब हमें पता लग जाता है इस वजह से ये हो रहा है तो उसके बाद हम उसको दूर कर सकते हैं। और कारण क्या निकल कर आया कि परिवार और समुदाय जो हैं वो लड़कियों की भूमिकाओं को एक अलग रूप से देखते हैं। We cannot move towards equal education unless the issue of gender equity, women dignity and status is raised in all forms. इस कार्यक्रम का एक और जो पॉइंट था इसके सिद्धांतों में जो था वो ये था कि हम शिक्षा की समानता तब तक नहीं ला सकते जब तक लिंग समानता, महिलाओं की जो इज्जत है, मान है, आत्मसम्मान है और उनका जो स्तर है समाज के अंदर सभी स्तरों पर सुधार नहीं आएगा तब तक। न्यू फॉर्म्स हैव टू बी क्रिएटेड एंड विमेन्स ग्रुप फॉर्म टू क्रिटिकली अंडरस्टैंड द चैलेंजेस फेसिंग वुमेन। नए फॉर्म बनाए गए, फॉर्म मीन्स संगठन बनाए गए जो अपने एक्शन प्लान तैयार कर कर उन पर काम कर कर महिला समूहों के साथ डिस्कशन कर कर, विचार विमर्श कर कर महिलाओं के आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए काम करेंगे। तीसरा, if the work is principally focused on women, there must be preponderance of women worker at the cluster level. ये कहता है कि अगर हम महिलाओं को ही फोकस करके काम कर रहे हैं मुख्य तौर पर, तो हमें क्लस्टर लेवल पर महिला कर्मचारियों की आवश्यकता है। एंड इट इज नॉट इनफ जस्ट टू अपॉइंट women, they also have to have the necessary confidence and capacity of function effectively in male dominated society. सिर्फ महिलाओं को नियुक्त ही नहीं करना, उनकी नियुक्ति नहीं करनी, अपॉइंट ही नहीं करनी, परंतु उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और उनके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, ऐसी योग्यता हो। उन महिलाओं को ढूंढने की बात थी, उन महिलाओं को तैयार करने की बात थी, उन महिलाओं को नियुक्त करने की बात थी जो पुरुष वर्चस्व वाली जो सोसाइटी थी, समाज था, उसके अंदर काम कर पाए। क्योंकि पहले अगर कोई महिलाएं गई होंगी कहीं बात करने, पुरुषों को ये बात अखरी होगी, धीरे धीरे तो लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व होते गए। ये इसका तीसरा जो पॉइंट था जिस पर इन्होंने बहुत काम किया। If it is not possible to find women worker in some remote and educationally backward areas, the project must set up special institution for education and training of women to serve as field worker. अगर पहल हमें महिला कर्मचारी नहीं मिलते कुछ दूर के स्थानों में या पिछड़े हुए शैक्षिक क्षेत्रों के अंदर, तो इस कार्यक्रम में कहा गया कि छोटे से इंस्टीट्यूशन बनाओ किसी घर में, किसी और जगह पर, वहां पर महिलाओं को आमंत्रित करो, उनको तैयार करो पहले मानसिक और शारीरिक रूप से कि आपने काम करना है। ये भी काम किया गया। महिलाओं को फिर लॉन्च करेंगे कि अब आप स्कूल में और एजुकेशन के लिए काम करें। ये इसकी एक अलग जो
जो प्रिंसिपल था, इस पे इन्होंने काम किया। एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ विमेन इक्वलिटी डिमांड्स द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक शुड प्रमोट दिस वैल्यू। उस समय जो पाठ्यक्रम चल रहा था वो ऐसा नहीं था जिसमें महिला समानता की कहीं झलक आए, अब भी नहीं है। मैं बीएड के अंदर टीचिंग ऑफ हिंदी की बात की बुक की बात करता हूँ, उमा मंगल की, जिसमें सिर्फ छात्र 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 लिखा है, कहीं छात्राएं वर्ड नहीं आता, कहीं शिक्षार्थी शब्द नहीं आता। ऐसी हजारों पुस्तकें मिलेंगी आपको जिनके अंदर लिंग के नाम पर जब किसी का वर्णन किया जाता है तो वो मेल होता है, वो फीमेल या ऐसा नहीं होता जो सभी जो हमारे लिंग है उनके लिए प्रयोग हो। तो उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तक और जो हमारा पाठ्यक्रम है उनको बदलने की जरूरत है। ऐसा वातावरण तैयार कब होगा? जब पाठ्यक्रम ऐसा होगा, जब हमारी पुस्तकें ऐसी होंगी, तो धीरे धीरे जो कक्षा का वातावरण है और उसके साथ साथ जो विद्यालय का वातावरण है और फिर जो बच्चे पढ़कर घर जाएंगे तो वहां पर जो वातावरण है वो बदलेगा। और हमें अगर पाठ्यक्रम और पुस्तकें हमने बदल दी तो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो पूरे का पूरा बदल जाएगा, जिससे हम विमेन इक्वलिटी की जो बात है उसको हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लोक चुंबिश इज गाइडेड बाय द conviction that all wage labor for children up to 14 years of age must be abolished by law and the law rigorously implemented। लॉक 24 में यही हुआ कि 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे दिहाड़ी करते थे उन सबको कानून के द्वारा, नियम के द्वारा, सरकार के द्वारा रोक लगाई जाए, क्योंकि वो अगर वो दिहाड़ी पर जाएगा तो विद्यालय नहीं आएगा। और ये हुआ। इसका फर्क ये रहा कि जितने बच्चे दिहाड़ी करने, मजदूरी करने या दूसरे काम करने जाते थे उनको रोक दिया गया वहां से। नेक्स्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग दैट मेक्स इफेक्टिव यूज ऑफ माइक्रो प्लानिंग विल रिजल्ट इन इनोवेटिव improvisation to meet the special learning needs of the most disadvantaged children, particularly girls residing in remote rural areas। डिसेंट्रलाइजेशन की मैंने बात कही, विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण का फायदा ये देखने को मिला कि उससे ना सूक्ष्म नियोजन होने लगा। सूक्ष्म नियोजन मतलब दो गांव में अलग तरह की दिक्कत आ रही तो उन दो गांवों के लिए एक अलग तरह की योजना बनने लगी। अगर ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता तो जो राज्य स्तर पर राजस्थान के अंदर जो बनकर आई थी पॉलिसी वो ही लागू करनी पड़ती। और उससे क्या हुआ, इनोवेशंस आई, नहीं जी हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा कर लिया। छोटे छोटे जो फॉर्म थे, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन थे महिलाओं की, उन्होंने लोकल समस्याओं से निपटने के लिए अपनी नई तकनीक खोजी और उसका इम्पैक्ट देखने को कहाँ मिला? जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन थे उनको फायदा मिला, लड़कियों को फायदा मिला, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो रह रही थी। अब बात आती है करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक की। कुछ और इंटरवेंशंस हुई स्कूल सिस्टम के अंदर जिनकी बात हम करेंगे। जैसे पहला है करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर grade 1 to 7th provided the opportunity to undertake a review from the gender perspective as well। पाठ्यक्रम बदल दिया गया, पाठ्य पुस्तकें बदल दी गई पहली कक्षा से 7वीं कक्षा तक। और इसका फायदा ये हुआ कि इसमें जो लिंग असमानता का मुद्दा था उसको देख पाना भी संभव हो गया, उसको भी बदल दिया गया। नए तरीके से किताबें लिखी गई, नए तरीके से पाठ्यक्रम तैयार किया गया। और इससे क्या हुआ, जो लिंग भेदभाव था वो कहीं ना कहीं हट गया और एक अलग तरह की इमेज जो थी, एक अलग तरह की पहचान जो थी फीमेल्स की सोसाइटी में, परिवार में, वो सामने आने लगी। और इसका फायदा ये देखने को मिला कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर लड़कियों की भागीदारी बढ़ने लगी और महिलाओं का जो स्तर था वो सुधरने लगा। दूसरा क्या था, इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण की बात आती है या शिक्षा की बात आती है। वार्षिक जो हमने पढ़ा 10 दिन का जो एक अध्यापक प्रशिक्षण शिविर की बात कही गई वो लगाने की बात हुई। 60% टीचर्स जो थे ऑल स्कूल्स के, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। These courses provided an opportunity to raise gender relevance issues। जब ये ट्रेनिंग कैंप लगते थे उसमें लिंग से संबंधित जो दिक्कतें होती थी, लड़कों का ऐसा हो रहा है जी, लड़कियों का ऐसा हो रहा है जी, समाज में ऐसा हो रहा है, पेरेंट्स ऐसा कहते हैं, उनको उठाया। तो उसमें क्या चीजें निकल कर आई? पहली चीज, रीजनेबल नंबर ऑफ विमेन रिसोर्स पर्संस, ये चाहिए थे
कि वहां पर पुरुष खड़ा होकर ना बोले, जो रिसोर्स पर्सन है, संसाधन व्यक्ति है, जिसने ये पूरी ट्रेनिंग चलानी है, तो उसके लिए महिलाएं चाहिए और उनको मोटिवेट किया गया। महिलाएं जब मंच पर आई, उन्होंने इन मुद्दों को रखा, सामने पुरुष अध्यापक बैठे थे, महिला अध्यापिकाएं बैठी थी, तो वहां पर एक अलग तरह का वातावरण देखने को मिला। दूसरा, एंड insistence that male and female teachers mix together in environment of dignity and mutual respect। ऐसा नहीं कि काम करेंगे, 3 पुरुष एक साथ बैठ गए, 3 महिलाएं ऐसे साथ बैठ गई। इन ट्रेनिंग में ये भी आग्रह किया गया कि पुरुष और महिला अध्यापक साथ साथ बैठकर आत्मसम्मान, इज्जत और आपसी जो आदर है उसके साथ काम करें, उसमें झगड़ा ना हो, महिलाओं और पुरुषों के अंदर टीजिंग नहीं होनी चाहिए, आपस में मिलकर काम करें। और ऐसा जब होने लगा तो उसका इम्पैक्ट विद्यालय में देखने को मिला, महिलाएं और पुरुष अध्यापक मिलकर अपनी समस्याएं सुलझाने लगे। Next, special measures to ensure that women teachers actively participate in the learning process। इसके ऊपर विशेष बल दिया गया, इसके लिए विशेष प्रयास किए गए कि जो महिला अध्यापिकाएं आ रही हैं इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर, ट्रेनिंग कैंप के अंदर, वो सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी जो है वो उसके अंदर सुनिश्चित करें, उसमें हिस्सेदारी करें। Not allowing women teachers to play stereotype roles such as cooking, serving food and eating separately। जब कैंप चल रहा है, ये महिलाएं घर पे काम करती हैं कि उन्होंने खाना बनाना है, उन्होंने खाना सर्व करना है और वो अलग बैठकर खाएंगी। इन कैंप के अंदर एक व्यवस्था की गई कि इस तरह का काम महिलाओं से ना करवाया जाए, सब मिलकर करें। पुरुष खाना बना रहे हैं, वो सर्व कर रहे हैं, कोई कुछ और काम कर रहा है, मतलब इस तरह की व्यवस्था करने की बात कही गई। अगला था स्कूल इन्वायरमेंट एंड सुपरविजन। इसके अंदर क्या बदलाव देखने को मिला? विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइजरी पर्सनल्स, कुछ निरीक्षणकर्ता जो है वो निर्धारित किए गए। रिवाइज जो पाठ्यक्रम था उसके आधार पर विद्यालय के वातावरण को जांचने के लिए निरीक्षण की व्यवस्था की गई, और विशेष तौर पर किस पर? जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? लड़कियां ऐसा काम करेंगी, लड़के ऐसे काम करेंगे, महिलाएं ऐसे काम करेंगी, पुरुष ऐसे काम करेंगे। और जेंडर सेंसिटिविटी मतलब कक्षा का वातावरण, घर का वातावरण, समाज का वातावरण और विद्यालय का वातावरण क्या दोनों तरह के लिंग के लिए एक जैसा जो सोच है वो रखता है। इसके लिए WTF बनाए गए, नीचे हम बात करेंगे वुमेन टीचर्स फोरम के अगले पॉइंट पर। तो उसके अंदर उनको मोटिवेट किया गया कि आप इस तरह की कोई अगर दिक्कत आती है लड़कियों को विद्यालय में, तो वुमेन टीचर्स फोरम में वो अपनी बात रख सकते हैं। दूसरा है विमेन टीचर्स फोरम। ए WTF वाज स्टार्टेड इन 1994। सबसे पहले 1994 में ऐसा बनाया गया एक ब्लॉक के अंदर। इसका उद्देश्य क्या था? महिला अध्यापकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, किसके अंदर? कैंप जो होते थे उनके अंदर। और वो क्या करती थी? मास्टर ट्रेनर होती थी, वो सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को ट्रेनिंग देती थी। Women teachers found these forms are effective medium for ending isolation and feeling empowered। महिला अध्यापिकाओं ने पाया कि ये एक बहुत बेहतर तरीका था अलगाव को खत्म करना, क्योंकि पूरे कैंप में पुरुष एक तरफ बैठे होते थे, महिलाएं एक तरफ बैठी होती थी। पुरुष ज्यादा संख्या में थे तो उनका जो प्रभुत्व है वो कैंप में ज्यादा देखने को मिलता था ट्रेनिंग के अंदर। तो ऐसे जब WTF बने तो उससे दो तरह की फीलिंग आई, आइसोलेशन खत्म हो गया और उसके साथ साथ जो सशक्तिकरण की भावना थी वो महिला टीचरों में देखने को मिली। और WTF ने आगे चलकर स्कूलों में, गांवों में काम किया और उसका इम्पैक्ट देखने को मिला कि गांव की जो महिलाएं थी वो अपनी समस्याएं रखने लगी, और उसके साथ साथ जो बालिकाएं थी विद्यालय के अंदर वो भी अपनी जो समस्याएं हैं वो इसके अंदर रखने लगी, और विद्यालयों का वातावरण जो है वो सुधरने लगा। तो एक जेंडर इक्विटी का जो प्रोसेस था वो प्रारंभ हुआ इस WTF से। जिस डॉक्यूमेंट को मैंने इसमें कंसीडर किया उसमें लिखा हुआ था कि 3000 विमेन टीचर्स जो है वो एक्टिवली मेंबर थी इसकी, जब ये कार्यक्रम अंतिम चरण में था, लगभग 58 ब्लॉक के अंदर। और इन्होंने इन WTF का फर्क क्या पड़ा विद्यालय के वातावरण में, वो हम थोड़ा सा बात करेंगे। पहला है, मेंबर्स ऑफ WTF हैव बिकम मोर आर्टिकुलेट एंड आर एबल टू सेट आउट देयर प्रॉब्लम्स टू देयर सुपरवाइजरी स्टाफ विद कॉन्फिडेंस। अब वो ज्यादा मुखर हो गए, जो महिलाएं थी वो मुखर हो गई, अपनी समस्याएं, अपना जो निरीक्षण करने के लिए स्टाफ आता था उसके समक्ष आत्मविश्वास के साथ रखने लगे। दूसरा, नंबर ऑफ विमेन मास्टर ट्रेनर्स एंड रिसोर्स पर्सन हैव इंक्रीज्ड। महिलाएं
एक दूसरे से प्रेरित होकर मास्टर ट्रेनर बनी और रिसोर्स पर्सन बनने लगी, वो लीड करने लगी। WTF have organized 5 teacher training camp in which the participation rate of women teacher was almost 100%। बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5 टीचर ट्रेनिंग कैंप उन्होंने लगाए जिसके अंदर 100% महिलाओं ने हिस्सेदारी की। मतलब महिलाओं के अंदर एक फीलिंग आई कि हमने कुछ करना है, हम महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने लगी। WTF organized training programs for skill development empowerment for their members and are producing bulletin and magazines on their own। ये जो WTF थे वो अपने जो साथी कर्मचारी थे, उनके जो सहकर्मी थे, उनके लिए कौशल विकास और सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कार्यक्रम चलाए। उन्होंने इसके लिए छोटे छोटे पंफलेट, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी लॉन्च किए अपने स्तर पर। Members of WTF have organized girls fair and camps for mothers on health education। बालिका मेले लगाए गए, उनका मुख्य उद्देश्य था माताओं की जो स्वास्थ्य की जो बात थी या उनकी स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखा जा सकता है इसके बारे में शिक्षित करना। In few areas, WTF have started networking with women workers from other departments for convergence of services in rural area। शिक्षा विभाग एक अलग विभाग था, उसके साथ अगर हम समाज कल्याण विभाग ले लें या कोई और विभाग ले लें, महिला बाल विकास विभाग ले लें, तो WTF के लोगों ने नेटवर्किंग स्टार्ट कर दी। उस विभाग के कर्मचारी से बात करते हैं, उनकी जो एक सेवा चल रही है उसको हम यहाँ योजना को लागू करते हैं। इस तरह की चीजें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली और उससे ज्यादा लोग जो है वो जुड़ने लगे। Most WTFs are working to ensure gender equity in the classroom by transforming responsibility for organizing various school activities to girl children। जब टीचर ट्रेनिंग कैंप में महिलाएं अपनी गतिविधि करने लगी तो उन्होंने विद्यालय में इसको लागू किया कि विद्यालय या कक्षा में होने वाली गतिविधियों को लड़कियां संचालित करें। तो विद्यालय का वातावरण, कक्षा का वातावरण जेंडर सेंसिटिव या जेंडर एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ने लगा। अब बात आती है पार्टिसिपेशन रेट। इस कार्यक्रम का इंपैक्ट देखने की बात आती है। 42 विलेजेस ऑफ कॉमन ब्लॉक वेयर उर्दू एजुकेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर मोर देन 3 years। दोनों तरह की शिक्षा जो है इस कार्यक्रम में दी गई। राजस्थान में जैसे मैंने बताया कि हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो ये जो कॉमन ब्लॉक था उसके 42 जो गांव थे उनके अंदर उर्दू की शिक्षा को इस कार्यक्रम के तहत 3 साल के लिए लागू किया गया। A remarkable aspect of scheme is that Urdu as an additional language is being learnt by Muslim as well as non-Muslim communities Hindu and Sikhs। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उर्दू को एक अतिरिक्त भाषा के रूप में, सहायक भाषा के रूप में सीखा मुस्लिम ने, और उसके साथ साथ हिंदू और दूसरे जो सिख या गैर मुस्लिम जो बच्चे थे उन्होंने भी सीखा। Thus making it an instrument of social cohesion। इससे सामाजिक समरसता पैदा हुई, आपस में एक दूसरे के प्रति, धर्म के प्रति, भाषा के प्रति एक समरसता, एक समझ पैदा हुई। The main beneficiaries of these schemes are of course the girl of Maeve families। मेव फैमिली की जो लड़कियां थी उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। एक टेबल दी गई, मेव अदर्स बॉयज, मेव अदर्स गर्ल्स। एट द टाइम ऑफ स्कूल मैपिंग, जब विद्यालय के अंदर ये कार्यक्रम लॉन्च करने की बात कही गई तब बॉयज के अंदर मेव के जो लड़के थे उनका जो एनरोलमेंट था वो 42.19 था और बाकियों का 58.47 था। और 1998 में सितंबर के अंदर जब दोबारा इसको जांचा गया तो 42 से बढ़कर 84.41 हो गया, लगभग डबल। और अदर्स में भी 58 से बढ़कर 61.10% हो गया। लड़कियों के अंदर देखिए आप, मैपिंग के टाइम था 11.05, 100 में से 11 लड़कियां मेव जाति के विद्यालय में जाती थी, परंतु सितंबर 98 के अंदर 56.24% लड़कियों का एनरोलमेंट हुआ, लगभग 40%, 50% के करीब इसमें बढ़ोतरी हुई। अदर्स में 37.71 से 40% तक ये बढ़ा और ये सबसे बड़ा रिमार्केबल एस्पेक्ट था इस कार्यक्रम का। तो ये था हमारा टॉपिक, लोक जुम्बिश परियोजना। धन्यवाद, आशा करता हूं आप सभी जुड़े रहेंगे इस चैनल से। थैंक यू सो मच।